Hello everyone, how are you all? Welcome to the class. So once again we are doing the questions for MP set. MP set के लिए कुछ और important questions हम देख लेते हैं. एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गई है, तो आज क्लास करने का एक मेन रीज़न ये भी है कि आज की क्लास में आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि जहाँ से आपको इस बार भी क्वेश्चन आ सके, क्योंकि काफ़ी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस है, राइट, ईयर वाले क्वेश्चंस है, तो ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं. साथ साथ में यदि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो उसके ऑप्शन से बनकर एक नया क्वेश्चन आपका बन सकता है ना. ये हमने बहुत बार देखा है. सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल. सो बी देयर, लास्ट क्लास को देखिएगा सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. ठीक है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए एज मच एज पॉसिबल. सो विल स्टार्ट विद आवर टुडेज क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ग्रुपिंग के दिख रहा है. द फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस, ओके, इज ऑब्जर्व थ्रू एबीओ ब्लड ग्रुप. जीनोटाइप ए आई ए आई बी और आई ओ की बात कर रहा है. चाइल्ड विद अ ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है किसी बच्चे का. यस, बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है. और मदर एज अ ब्लड ग्रुप ओ. ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप उन्होंने दिया है ओ. फादर का ब्लड ग्रुप उन्होंने पूछा है कि जीनोटाइप कौन सा होगा, राइट. जीनोटाइप ऑफ फादर, डायरेक्ट ब्लड ग्रुप भी नहीं पूछा है, जीनोटाइप पूछा है. तो देखो बच्चों, चाइल्ड का यदि ए है, हम लोग चाइल्ड का इधर लिख रहे हैं, चलो इधर मदर करते हैं एंड इधर फादर. दिस इज द चाइल्ड, राइट. तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब या तो आई ए से ए ब्लड ग्रुप बनता है या फिर आई ओ रहा तो ए ब्लड ग्रुप मिलेगा. यस और नो? क्योंकि यहाँ पर ओ को हम लोग रेसेसिव काउंट करते हैं. ओ रहा तो भी आपका ब्लड ग्रुप कौन सा रहेगा, जो दूसरा एलील रहेगा, यानी आई ए इज अ डोमिनेंट. तो यहाँ भी ए ब्लड ग्रुप है, यहाँ भी ए ब्लड ग्रुप है. मदर का उन्होंने ब्लड ग्रुप ऑलरेडी देख के रखा है कि ओ है. ओ कब बनेगा, जो दोनों रेसेसिव रहेंगे तभी ओ बनेगा, राइट. तो यही एक केस है जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है. अब जब मदर के पास में दोनों आई ओ है तो डेफिनेटली एक वाला तो बच्चे के पास में आया होगा. तो एक बच्चे के पास में आया यानी चाइल्ड का जीनोटाइप जो होगा वो फॉर श्योर ये है, क्योंकि एक आई ओ जो है वो उसका मदर से आया है. तो फादर से फिर क्या आया होगा स्टूडेंट्स, फादर से ये आई ए आया होगा. यस और नो? तो फादर में एक आई ए आना जरूरी है, राइट. अब एक तो आई ए होगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा भी आई ए हो सकता है, या फिर एक आई ए है तो दूसरा आई ओ भी हो सकता है, या फिर एक आई ए है तो दूसरा आई बी भी हो सकता है ना. तो इन्हें फादर ए ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं या फिर ए बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है. तो ये तीनों में से कोई भी जीनोटाइप फादर के हो सकते हैं. ये सुनो, तो अभी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या दे रहा है यहाँ पर. फादर में ओ ब्लड ग्रुप तो होगा नहीं, राइट. तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि फादर भी यही देता है यदि यहाँ से, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होता है, चाइल्ड का हो जाता है, ए नहीं होता. यहाँ बी दिखा रहा है, चाइल्ड का ए देना है तो ए तो एक होना चाहिए फादर में, ये पॉसिबल नहीं है. ये भी बी बनाता है तो ये भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स. ये आपका एक ओ बना रहा है तो ओ भी पॉसिबल नहीं है बच्चे में. तो बच क्या रहा है, बच रहा है हमारे पास में एक ही ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. तो फादर का जीनोटाइप हो सकता है वट एवर इट इज योर ऑप्शन सी, राइट. नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. if two genes are very close to each other on the same chromosome, एक ही क्रोमोसोम है, yes, और इसमें दोनों जीन्स बहुत ही क्लोज्ड है, so what is likely to be true for the recombination frequency? simple. एक जीन है स्टूडेंट्स, सॉरी एक क्रोमोसोम है, ये दोनों जीन बहुत ही क्लोज्ड है एक दूसरे से, बस इसी तरह से या फिर इससे भी क्लोज है. तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए क्या सही रहेगा, इट विल बी लो. रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट. दोनों सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होंगे तो ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो रिकॉम्बिनेशन वुड बी देयर. तो अब जब ये पास पास में ये नहीं जीन्स कैसे, ये लिंक्ड जीन्स है, लिंक्ड जीन्स रहता है तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है,
बहुत ज़्यादा होती है कि कम होती है? रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर का चांस बहुत ही लेस हो जाता है, राइट? जिसके कारण हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन भी कम ही होगा, वेरी लेस वी कैन से। सो इट कुड बी लो, बिल्कुल सही हो सकता है। इट कुड बी हाई, हाई रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हाई रिकॉम्बिनेशन तब होगा जब दोनों जीन्स दे आर वेरी फार, दूर दूर है, इस तरह से है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो सकता है। इट विल बी एग्जैक्टली 50%। एग्जैक्टली कभी हम नहीं बोल सकते कि 50-50 ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और इट विल बी जीरो, कंप्लीटली जीरो ऑल्सो यू कैन नॉट से, यस, बट हाँ पॉसिबिलिटी रहती है। देखो इसको तो डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब लोअर जीरो इट इज नियर अबाउट सेम, राइट? तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आंसर की में भी आप देखोगे तो आपको दो दिखेगा कि यहाँ पर दोनों चीज दी गई थी कि ए वाला भी हो सकता है सही और डी भी हो सकता है, क्योंकि लो रहेगा डेफिनेटली, राइट? बट वी कैन नॉट से, वी कैन से दैट कभी कभी एकदम लिंक्ड जीन रहेंगे तो होगा ही नहीं क्रॉसिंग ओवर, तो इट कुड बी जीरो ऑल्सो। सो दैट्स व्हाई यू कैन गो विद दिस बोथ ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन पे आप जा सकते हो फॉर दिस। आई थिंक दिस इज क्लियर। That is, it could be zero or it could be closer to zero, not exactly zero also. तो वो लोग में गिन लेंगे हम लोग, yes or no? और 50% स्टूडेंट्स रिकॉम्बिनेशन हमको बताए, इट शुड बी, इट कैन बी मैक्सिमम 50%, ज़्यादा से ज़्यादा 50, क्योंकि 50% तो डेफिनेटली पेरेंटल आएगा ही, राइट? तो रिकॉम्बिनेशन 50 होगा या फिर 50 से कम होगा, एग्जैक्टली 50%, नॉट ऑलवेज, ऑलवेज आप नहीं बोल सकते। द नेक्स्ट वन, कंजर्वेशन एम्स टू रिस्टोर द बैलेंस बिटवीन। कंजर्वेशन जब होता है, करते हैं, तो क्यों किया जाता है? किसके बीच में बैलेंस को रिस्टोर करना है? ह्यूमंस और एबायोटिक फैक्टर्स, ह्यूमंस एंड फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, एनिमल्स एंड प्लांट, सिंपल है। किसी भी चीज को कंजर्व क्यों किया जाता है, उसको सुरक्षित रखा क्यों जाता है, बचा के रखा क्यों जाता है? ताकि हम प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर सके। किसके बीच में बच्चों? ह्यूमंस यदि आ रहा है, एनिमल और प्लांट के बीच में सिर्फ बैलेंस नहीं चाहिए, हमको एनवायरनमेंट के साथ में चाहिए बैलेंस, राइट? तो एनवायरनमेंट में जहाँ पर फिजिकल, केमिकल, बायोटिक, एबायोटिक सारी चीजें आ जाती है, राइट? तो ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? इन दोनों के बीच में यदि हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है कि हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, ये देखा जाता है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज एक्सीड नहीं कर रहा है, जरूरत से ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, यस। जो अर्थ की कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम उसको यूज ना करें, और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इकोसिस्टम को प्रॉपरली सपोर्ट कर सकते हैं, एंड इन दैट वे वी कैन सपोर्ट द लाइफ ऑन द अर्थ आल्सो, राइट? तो बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए कंजर्वेशन किया जाता है। So option C will be the right answer. Now moving for the next one. Again a very simple way. Eutrophication in water bodies occurs when? Eutrophication कब होता है? Anyone? Eutrophication occurs when we can say. तो यूट्रोफिकेशन डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन वाटर बॉडी में बढ़ जाता है, राइट? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है, अलगा एल्गेस की ग्रोथ होने लगती है, ब्लूम जैसा हो जाता है, अलगा का बूम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सरफेस पे पूरी अलगा जम जाता है वहां पर, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, एब्जॉर्प्शन कम होगा, साथ साथ में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, नीचे में डिकम्पोजिशन हो रहा है, जिसके कारण जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो वहाँ वो लोग यूज कर ले रहे हैं, दैट इज टेकन अप बाय देयर, और ऊपर से ऑक्सीजन इजीली पास नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ दैट लेयर ऑफ दैट एल्गे। तो इससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, यानी यहाँ पर न्यूट्रिएंट
स्पेसिफिकली नाइट्रोजन फॉस्फोरस का लेवल बढ़ जाता है, राइट। यू कैन सी यूट्रोफिकेशन क्या है, excessive enrichment of water bodies with nutrients like नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जिसके कारण एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, हाइपोक्सिया वाला कंडीशन हो जाता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, राइट। अब ये जो एल्गेज होती है जब डेथ हो जाती है तो नीचे जाएगी, डिकम्पोज होगी, सिंक हो जाएगी, और इसी में भी मैंने कहा कि जो बचा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर का वो यूज्ड अप हो जाता है और इसीलिए लो ऑक्सीजन वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। दो तरह का यूट्रोफिकेशन होता है, एक तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है और दूसरा होता है कल्चरल या फिर एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल स्टूडेंट्स नॉर्मली ऐसी लेक्स में रहेगा जहाँ पर कंटिन्यूसली बहुत समय तक सेडिमेंट्स आते जा रहे हैं, यस, और पुरानी होते जा रही है लेक, इसको हम लोग वहाँ पर नेचुरल यूट्रोफिकेशन देखते हैं। और कल्चरल या एंथ्रोपोजेनिक जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, जैसे कि डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा, सीवेज है, फर्टिलाइजर का रन ऑफ हो रहा है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों से भी क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट का लेवल वहाँ पर बढ़ जाता है रिवर्स में, लेक्स में, गॉट इट। सो दिस इज द रीजन और दीज आर द टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। एक और चीज़ ध्यान रखो स्टूडेंट्स, जैसे यूट्रोफिकेशन के कारण यूट्रोफिक लेक बन जाती है, तो यूट्रोफिक लेक जो होती है, यूट्रोफिक लेक को हम लोग न्यूट्रिएंट रिच कहते हैं ना, यहाँ पर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है ऐसी लेक में। सिमिलरली कुछ लेक्स ऐसी होती है जहाँ पर न्यूट्रिएंट बहुत कम हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट पुअर होता है वो पानी वहाँ पर, तो उनको हम कहते हैं ओलिगोट्रॉपिक। यस, क्या कहा जाता है, ओलिगोट्रॉपिक। यहाँ पर पानी इतना एकदम सफेद क्लियर दिखता है, ब्लूइश ग्रीन दिखता है सनलाइट में, बहुत साफ पानी दिखता है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, और स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट्स में भी फॉस्फोरस का कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। सिमिलरली एक और टाइप देखा जाता है जिसको हम डिस्ट्रॉपिक बोलते हैं। डिस्ट्रॉपिक में क्या देखा जाता है कि वहाँ पे जो वाटर रहता है, वाटर बॉडी या फिर वो हो जाता है एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक कंटेंट आ जाता है और ह्यूमिक मटेरियल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यस, ह्यूमिक मटेरियल भी बहुत ज़्यादा रहता है और एसिडिक कंटेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे वाटर बॉडीज को, ऐसी लेक को हम डिस्ट्रॉपिक बोलेंगे। तो आई थिंक ये तीनों टर्म आपको अभी समझ में आ गए। सो अभी के लिए तो आंसर क्या है मेरा, इट अकर्स व्हेन द फॉस्फेट एंड नाइट्रेट लेवल इंक्रीजेस, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट वन, सॉरी, which of the following is not true for phytochrome? Phytochrome again लाइट रिसेप्टर्स है स्टूडेंट्स, रेड लाइट रिसेप्टर स्पेसिफिकली हम कहेंगे, उसके बारे में वो पूछ रहा है। It exists in two forms, PR and PFR. It has large dimeric protein. It has low proportion of polar amino acid and it is water insoluble. या फिर PFR forms induces flowering in long day plants. Not true पूछा है ना, कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है या फिर गलत है। तो बच्चों फाइटोक्रोम क्या ये लार्ज डायमेरिक प्रोटीन है? यस, एक्चुअली फाइटोक्रोम को डिस्कवर किया था स्टर्लिंग हेंड्रिक्स और हैरी बॉर्थरॉइक ने स्टूडेंट्स। कोवेलेंटली बाउंड पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, डाइमर होता है स्टूडेंट्स। यस, ये जो प्रोटीन है स्टूडेंट्स 125 किलो डाल्टन के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, 2 डाइमर ऑफ 2 यू कैन सी, राइट। 125 किलो डाल्टन पॉलीपेप्टाइड ईच हर एक का रहेगा और इनके साथ में एक पिगमेंट मॉलिक्यूल अटैच रहता है। पिगमेंट मॉलिक्यूल को हम फाइटोक्रोमोबिलिन कहते हैं, जो फाइटोक्रोम का पिगमेंट मॉलिक्यूल रहता है, क्रोमोफोर जो रहता है, ठीक है। डायमेराइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये जो फाइटोक्रोम है ये सोल्यूबल होता है क्या? यस, ये वाटर सोल्यूबल होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, राइट। सो डेफिनेटली अमाइनो एसिड इट वुड बी देयर। और साथ साथ में कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? प्लास्टिड में सिंथेसाइज होता है। कौन? आपका जो पिगमेंट होता है ना फाइटोक्रोमोबिलिन, वो, और उसका प्रिकर्सर है डेल्टा अमाइनो लेबुलिनिक एसिड, ठीक है। रेड लाइट, फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोमॉर्फोसिंथेसिस करवाता है।
साथ साथ में इसमें एक और चीज हमको क्या ध्यान में रखना है कि फाइटोक्रोम को ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव। एक होता है पीआर फॉर्म और दूसरा होता है पीएफआर फॉर्म। पीआर फॉर्म जो होता है वो होता है इनएक्टिव फॉर्म। पीआर फॉर्म में जब ये फाइटोक्रोम होता है तब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, राइट, और कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पीएफआर फॉर्म में, राइट। अब एक्टिव पीएफआर फॉर्म अगेन वापस से वो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और वो बन जाते हैं क्या, इनएक्टिव। तो इस तरह से इंटर कन्वर्शन भी होता है। अब ये जो एक्टिव फॉर्म होता है, एक्टिव पीएफआर फॉर्म जो है फाइटोक्रोम का स्टूडेंट्स, ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग के लिए। यस, फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग कराता है। साथ साथ में सीड जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है, राइट। तो इस तरह से ये एक्टिव फॉर्म का रोल होता है फॉर द फाइटोक्रोम। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, दो फॉर्म में रहता है ये सही है, हमको गलत होना। डायमेरिक, यस, डायमेराइजेशन भी जरूरी है। फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, ये भी बिल्कुल सही है। अभी मैंने कहा कि फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग करवाएगा। वाटर इनसोल्यूबल है क्या, नहीं, ये वाटर सोल्यूबल है, एम आई राइट? So this is incorrect and that's why your correct answer is option C for the question. Now next one. Which of the following pair is again not correctly matched? सिंपल है, हॉर्मोन्स और उसका फंक्शन दिया है। ऑक्सिन का अपाइकल डोमिनेंस बिल्कुल सही है। साइटोकाइनिन्स बॉल्टिंग करवाता है। इथिलीन का फ्रूट राइपनिंग, ये भी बिल्कुल सही है। और साइटोकाइनिन का डिले ऑफ सेनेसेंस। सेनेसेंस, ये साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग ऑफ लीफ सेनेसेंस, करवाता है लीफ एजी को लेट करवाता है, राइट, डिले करवाता है। तो ये तो सही है। गलत क्या है, गलत है ऑप्शन बी। क्योंकि जो बॉल्टिंग है, यानी बॉल्टिंग है ना, एक तरह से इंक्रीज होना, स्टेम बहुत जल्दी से इलोंगेशन होना है स्टेम का, बढ़ जाना स्टेम का बिफोर द फ्लावरिंग, यानी इलोंगेशन ऑफ स्टेम को हम कहेंगे बॉल्टिंग, बहुत फास्ट जो होता है। तो ये साइटोकाइनिन नहीं कराता। ये रोल किसका है स्टूडेंट्स, ये रोल किसका है, इट इज जिब्बरलिन, एम आई राइट? जिब्बरलिन यहाँ पर रोल प्ले करता है इफ द बॉल्टिंग इज गिवन, इसीलिए ये नॉट रो रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Now, who coined the term centrosome for a structure present at interface near the nucleus? यानी centrosome term किसने coin किया है? K.R. Porter, C.D. Dewey, A. Claude या फिर G. Boveri? अगेन जैसे मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन है, टाइमिंग फ्रेम के ऊपर होता है ना? तो डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर आएगा सेंट्रोसोम के लिए, इट वाज योर टी बॉवेरी, थियोडर बॉवेरी। 1888 में इन्होंने ये टर्म को कॉइंड किया था, राइट। इन्होंने कहा था कि सेंट्रोसोम जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनली है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल को ऑर्गेनाइज करने वाला ऑर्गेनली है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एल्बर्ट क्लॉड है, एल्बर्ट क्लॉड का काम क्या है, ये जनरल इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी में हेल्प करवाया था, ठीक है। के आर पोर्टर, दैट इज कीथ रॉबर्ट पोर्टर, इनका रोल क्या था स्टूडेंट्स, इन्होंने ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम दिया था और कैरेक्टराइज किया था। सिमिलरली सीडी ड्यूब जो है या फिर क्रिस्टियन डी ड्यूबे जो हम कहते हैं, इन्होंने लाइजोसोम और पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया था। देखो ये आ सकता है कभी, लाइजोसोम और पेरोक्सिसोम की डिस्कवरी इन्होंने की थी और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज में मिला था 1974 में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस कैन कम एनी टाइम देयर। Now moving for the next one. Who discovered the thread-like structure which appeared during the cell division and called chromosomes? यानी chromosomes को किसने डिस्कवर किया? फोंटाना, टी बोवेरी, ई स्ट्रासबर्गर या फिर रॉबर्ट ब्राउन? तो आपका करेक्ट आंसर आएगा एडवर्ड स्ट्रासबर्गर, राइट। 1875 में इन्होंने डिस्कवर किया था इसको। आई थिंक दिस इज क्लियर। रॉबर्ट ब्राउन से तो आप न्यूक्लियस ले सकते हो, न्यूक्लियस का डिस्कवरी। टी बॉवेरी अभी हमने देखा कि क्रोमोसोम्स, सॉरी सेंट्रोसोम्स की डिस्कवरी की थी, कॉइंड किया था वो टर्म को।
और फोंटेना एक्चुअली यदि हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स इन्होंने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। यदि फोंटाना में भी यदि हम लोग फेलिस फोंटाना की बात करें तो न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस के बीच में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ई स्ट्रासबर्ग। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। आई नो आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट बट आई थिंक जल्दी जल्दी कर ले तो आप लोगों को पढ़ने में भी टाइम मिलेगा स्टूडेंट्स। Which one of the following statement is not true regarding kappa and lambda light chain genes? kappa lambda light chain genes के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू बोला है। ठीक है, both are located on same chromosome, generates complete light chain gene from the individual V and J segments, presence of two conserved region nonamer and haptamer या फिर recombination of V region and J region is done by enzyme recombinance। ये तो बिल्कुल सही है। recombination जो होता है V region और G region का, ये recombinase करता है, ये सही है। दो लाइट चेन जीन जो बनेगी यहाँ से वो V और J सेगमेंट इंडिविजुअली वहीं से बनेगी, तो ये भी सही है स्टूडेंट्स। एक्चुअली यदि मैं कापा और लैम्बडा लाइट चेन की बात करूँ, इनके पास में वेरिएबल रीजन होता है जहाँ पर वेरिएबल जीन वी जीन जो कंबाइन करेगा किसके साथ में, जॉइनिंग सेगमेंट दैट इज जे सेगमेंट के साथ में, राइट। और एक कांस्टेंट रीजन होता है दैट इज सी। ठीक है, कापा और लैम्बडा दोनों के पास दे हैव द कंजर्व्ड रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेप्टामर और नोनामर। हेप्टामर और नोनामर दोनों एक्ट करते हैं एज योर आरएसएस यानी रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस, सिग्नल सीक्वेंस की तरह काम करते हैं। किस लिए, वीडीजे रीअरेंजमेंट जब होता है वहां पर ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है कि बोथ आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। बेटा कापा का जो जीन होता है ना, कप्पा का जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 2 में, और लैम्बडा का जो जीन होता है वो रहता है क्रोमोसोम 22 में। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का अलग अलग है, तो ये वाला आपका नॉट ट्रू रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आपका डिस्कवरी पे ही है। इट इज अ सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म। जो सोडियम पोटेशियम पंप का मैकेनिज्म है वो किसने डिस्कवर किया था, अगेन लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन है ना। हॉडकिन, केन्स, लॉरेंस, फ्राई एंड एडिडिन या फिर जैकब निकोलसन। एक्चुअली ये यदि ऐसे देखें हम लोग तो सोडियम पोटेशियम पंप का मैकेनिज्म एग्जैक्टली डिस्कवर यहाँ पर दिया ही नहीं है, वो जेंस क्रिस्टियन ने किया था। यस, जेंस क्रिस्टियंस को इन्होंने किया था स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए है उसमें से हम करेक्ट हॉडकिन केन्स को ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो आपका एक्शन पोटेंशियल का सीक्वेंस होता है, मैकेनिज्म होता है नर्व इम्पल्स का, आयन ट्रांसपोर्ट का, इसको इसमें काम किया था। तो उसी के थ्रू उन्होंने सोडियम पोटेशियम पंप मैकेनिज्म भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। जबकि जो दूसरा ऑप्शन है वो तो बिल्कुल भी उसके आसपास नहीं है, जैकब निकोलसन का तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात कर सकते हैं, है ना। फायरी एडिडिन फ्लूइडिटी जो होती है सेल मेम्ब्रेन की, इसके रिलेटेड उन्होंने काम किया था। तो यहाँ पर हम आंसर को ले सकते हैं एज ऑप्शन ए, बट एग्जैक्टली इट वाज समथिंग डिफरेंट ओनली। द नेक्स्ट वन, फ्लोरिजन थियरी ऑफ फ्लावरिंग वाज प्रपोज्ड बाय। फ्लोरिजन थियरी को किसने प्रपोज किया था, चॉर्ट, ब्लैकमैन, कैलिकियन या फिर गार्नर एलार्ड। स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यस, मिखाइल कैलिकियन जो थे इन्होंने 1936 में फ्लोरिजन थियरी दी थी फ्लावरिंग। 1960 में जो शॉर्ट थे इन्होंने डेफिनेशन दी थी किसकी, वर्नलाइजेशन की। ठीक है, ब्लैकमैन ने क्या किया था यहाँ पर, एमडब्ल्यू ब्लैकमैन जो थे स्टूडेंट्स, इन्होंने डिस्कवर किया था और डिस्क्राइब किया था न्यू स्पीशीज ऑफ बार्ग बीटल्स, राइट। और गार्नर अलार्ड ने फोटो पीरियोडिज्म के बारे में बताया था। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है।
सिंपल वन, ट्रांसडक्शन, सेक्सडक्शन, क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन, इनके बारे में हमको बताना है, कॉलम 2 से मैच करना है। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ट्रांसडक्शन यानी क्या होता है, ट्रांसड्यूस कर रहा है फाज, एम आई राइट। तो सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, नहीं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर, नो। ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय मींस ऑफ प्लाज्मिड, या फिर ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय मींस ऑफ फाज। फाज डीएनए ट्रांसडक्शन में फाज आता है, बैक्टीरियोफाज, तो 1 का 4 फॉर श्योर होगा। तो 1 का 4 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, इसको क्रॉस कर सकते हैं। सेक्सडक्शन, यह आएगा मेरा एफ फैक्टर या फिर प्लाज्मिड से, इजंट इट। सो ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय मींस ऑफ प्लाज्मिड, ये आ जाएगा 2 का 3, 2 का 3 यहाँ पर दिया है, आ गया मेरा आंसर। ये दोनों राइट हो गए, ये वाला गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक्स, सडन होगा क्या, सडन यानी म्यूटेशन आ गया, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल था बिल्कुल, राइट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, अगेन डायरेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, IUCN, राइट, कब फॉर्म हुआ था, 48, 47, 1950 or 1952? It is students option A, that is 1948, 5 October, 5 October 1948 को फ्रांस में ये IUCN फॉर्म हुआ था, जस्ट ध्यान में रखोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, देखो सब इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, रॉन्गली, ऐसे ही सब दे रहे ज्यादातर। कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, प्रीडेशन और प्रोटोकोऑपरेशन बोला है। देखो अभी वो पढ़ने के पहले ही हमको पता है कमेंसलिज्म में क्या होता है, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, अदर इज नॉट हार्म, अनहार्म्ड रहता है ना, नुकसान नहीं होता है उसका। अमेंसिलम में एक हार्म करता है, दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीडेशन में स्टूडेंट्स एक का नुकसान होता है, एक का फायदा होता है, एम आई राइट। प्रोटोकोऑपरेशन एक तरह का म्यूचुअलिज्म है, दोनों का फायदा ही होता है। अब ये एग्जैक्ट वाला है, अब हम देखते हैं रॉन्गली क्या बता रहा है यहाँ पर। वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड, यस, एंड अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो बिल्कुल सही है ये तो। अमेंसलिज्म, वन स्पीशीज इज हार्म, यस, एंड अदर इज बेनिफिटेड, नो। Another is again आएगा, it is not benefited or harmed also, ये गलत लग रहा है। Predation, one species kills and feed on the other species, yes, ये predator predate करेगा, ये prey हो जाएगा उसका, तो ये भी सही है। Protocooperation, two species interact favorably with each other, दोनों के साथ में इंटरैक्ट करेगी एक दूसरे के साथ में, प्लस प्लस वाला, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, अमेंसलिज्म, बी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, वाटर ऑफ अ सॉइल विच इज इजीली अवेलेबल टू प्लांट, अच्छा ऐसा सॉइल वाटर जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं, होलार्ड, फ्रेसार्ड, एकार्ड या फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर। देखो बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक वाटर यानी जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल पार्टिकल के आसपास, जो पतली सी फिल्म के तरफ प्रेजेंट होता है, एकदम सी पतली सी लेयर से, और उसको अटैच रहता है वो सॉइल पार्टिकल को, उसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। ये वाटर सॉइल के साथ में लेयर बना के रहेगा, तो ये प्लांट यूज नहीं कर सकता, इट इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। कैपिलरी वाटर जो होता है, जो नैरो कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है, राइट, जो कि सॉइल बना के रखती है, सॉइल पार्टिकल्स बना के रखती है, तो कैपिलरी वाटर को हम प्लांट क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, राइट। और इसी को हम बोलते हैं क्रेसार्ड वाटर या फिर अवेलेबल वाटर, ठीक है। होलार्ड यानी टोटल वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन अ सॉइल, होलार्ड यानी कंप्लीट होल,
इसमें सारे टाइप ऑफ वाटर आ जाएगा आपका, हाइग्रोस्कोपी आ गया, कैपिलरी आ गया, एवरी वाटर टाइप विल बी देयर होलार्ड। तो वहां पर आपका ऐसा भी पानी आएगा जो अवेलेबल है, ऐसा भी आएगा जो नॉट अवेलेबल। ठीक है। और एकार्ड ये ने बोला, सो दैट इज द वाटर दैट इज अनअवेलेबल टू प्लांट्स। अब देखो ऑप्शन क्या आ गया, क्या बोला है, विच इज अवेलेबल। तो होलार्ड तो होल आएगा, इसमें सारे आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। एकार्ड अनअवेलेबल बोला है, हाइग्रोस्कोपिक मैंने ऑलरेडी कहा वो भी ऑल्सो इट इज नॉट अनअवेलेबल। तो कौन सा अवेलेबल है, दैट इज क्रिसार्ड, इट इज द अवेलेबल वाटर, या फिर कैपिलरी वाटर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, which of the following sorry, air pollutant is not matched, again not matched with its sources। सल्फर डाइऑक्साइड पेपर प्रोडक्शन, क्या ये सही है? यस, पेपर प्रोडक्शन पर प्रोडक्शन में स्टूडेंट्स जो गैस सबसे ज्यादा रिलीज होती है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। फॉसिल फ्यूल का बर्निंग हो रहा है, कंबस्शन हो रहा है, तो ये तो सही है। नॉट मैच बोल रहा है, तो ये तो मैच हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑयल वेल्स, हाइड्रोजन सल्फाइड स्टूडेंट जनरली जो नेचुरल गैस डिपॉजिट्स होते हैं, है ना, ऑयल वेल्स, वहाँ जहाँ से आपका गैस डिपॉजिट्स रहेगा, वहाँ पे हमको हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। ये रिलीज होता है जब इनका एक्सट्रैक्शन होता है, रिफाइनिंग होता है ऑयल का, तभी। तो ये भी सही है। हाइड्रोजन फ्लोराइड विद एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, क्या ये सही है? यस। एक तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज होता है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में, तो ये भी सही है। तो कौन सा नॉट मैच हो रहा है? मर्क्यूरी इन केस ऑफ कोल गैसिफिकेशन में। कोल गैसिफिकेशन में डायरेक्टली मर्क्यूरी वी कैन नॉट से कि ये वाला पोल्यूटेंट उसके साथ में हम रख सकते हैं। हाँ, पेस्टिसाइड्स हो गया, लैब्स हो गए, यहाँ पर इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि मर्क्यूरी कुड बी रिलीज देयर, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली मैच्ड विद द सोर्स, हम प्राइमरीली नहीं बोल सकते इसको। द नेक्स्ट वन, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी नॉट करेक्टली मैच्ड ही बोला है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बोले हैं और उसका लोकेशन दिया है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, कच्छ गुजरात, नंदा देवी हिमाचल और सुंदरबन वेस्ट बंगाल। सो कौन सा गलत लग रहा है? गल्फ ऑफ मन्नार क्या तमिलनाडु में देखते हैं हम लोग? कैन वी से इट इज देयर, ये बिल्कुल सही है। कच्छ गुजरात, ये भी सही है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ये भी सही है। नंदा देवी बेटा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, नंदा देवी आता है आपका उत्तराखंड में। यस, उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में यदि हमको लेना है तो वो हमारा कोल्ड डेजर्ट लेते हैं हम लोग। समझ में आया? तो ये बहुत ही कॉमन है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारी एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, अलग अलग सेट में, गेट में, है ना, CSIR में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बायोस्फीयर चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही है। तो जो इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर है ना, 3-4 तो ऑलरेडी दे के रखे हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। सुंदरबन ऑलरेडी वहाँ दिया है आपको क्वेश्चन में, तो वो तो वेस्ट बंगाल, ये बिल्कुल सही है। राइट। उसके बाद में कच्छ भी दिया है। दिस इज गुजरात। जो कच्छ वाला बायोस्फीयर रिजर्व है ना स्टूडेंट्स, गुजरात का, ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, कभी पूछ सकते हैं। इसी तरह से स्मॉलेस्ट जो है ना वो है नॉकरेक, ये है कहाँ पर? मेघालय में। ये स्मॉलेस्ट रिजर्व है। और सबसे पहला रिजर्व करके जो इंक्लूड हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व में, वो कौन सा है? वो नीलगिरी। इट वॉज फर्स्ट एडेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। तमिलनाडु में, केरला में, then Karnataka also you can write it down। ओके, ये 1 2 3 4 और आपका था यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर नंदा देवी। यस, नंदा देवी,
उत्तराखंड, और कोल्ड डेजर्ट जो है वो आएगा आपका हिमाचल। इसके अलावा स्टूडेंट्स गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु, फिर पचमढ़ी है, ये मध्य प्रदेश में है। देन सिमिलीपल, ये आता है उड़ीसा में। अमरकंटक, ये एमपी छत्तीसगढ़। फिर ये अंडमान निकोबार का भी है, ग्रेट निकोबार, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट है पन्ना, ये है रिसेंटली जो ऐड हुआ है, एमपी में है ये, isn't it? फिर एक और इम्पोर्टेंट है जो बहुत बार आता है क्वेश्चन में, दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और एक और लिख लो, एपी में भी है यहाँ पर शेषचल्लम। शेषचल्लम ये आपका एपी में आएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारे नहीं है, कुछ एक दो शायद इसमें मिस हो गए, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट इंडिया डेजर्ट्स है फॉर, सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स है फॉर द इंडिया, और उसके स्टेट्स है, राइट। तो दिस कुड बी डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू ऑल। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट। Next, which of the following is suggested as the first genetic material? RNA, DNA, PNA, complementary deoxyribonucleic acid, that is cDNA। देखो यहाँ सबसे पहले दिमाग में आ जाता है RNA, बट एग्जैक्टली यहाँ पर करेक्ट आंसर है उसका PNA। प्रीबायोटिक वर्ल्ड में के हिसाब से PNA को स्टूडेंट्स प्रिकर्सर माना जाता है फॉर द RNA, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू RNA इन द प्रीबायोटिक वर्ल्ड, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट में द न्यूट्रल थियरी ऑफ इवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय। इवोल्यूशन की न्यूट्रल थियरी किसने प्रपोज की थी? इट वाज फैनी पोएट, मोटो किमोरा, साइमन एशबैकर या फिर अलेक्जेंडर थियरी। आई थिंक सभी को पता है, इट वाज मोटो किमोरा, राइट। 1968 के करीब हम देख सकते हैं। Got it, all of you? Now the next one. चलो दूसरा क्या है क्वेश्चन? Chink and seat are the alarm calls of starlings, haringals, mountain chickadees या फिर chaffinches। तो चिंक एंड सीट जो है ये अलार्मिंग कॉल्स होते हैं फॉर दिस chaffinches। यस, एक तरह के फिंच है, दिस आर द टाइप ऑफ फिंच। ये चिंक आवाज कब करते हैं? लो पीच्ड होती है, जो चिंक होता है ना वो बहुत ही लो पीच्ड होता है, धीमा होता है। ये प्रेडेटर्स को मॉबिंग के लिए, प्रेडेटर्स को मॉब करने के लिए ये वाला अलार्म कॉल दिया जाता है, जबकि सीट जो है वो बहुत हाई पिच्ड होता है वॉइस, और एक तरह का ये सिग्नल होता है कि भाई डेंजर है आसपास, राइट। इस तरह के अलार्म कॉल चैफिंचेस करवाते हैं, जबकि स्टारलिंग जो है ना हमारी, ये इसको, ये कॉल्स को मिमिक्स करती है, उसकी नकल उतारती है। ठीक है, सो फॉर द क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वन मोर क्वेश्चन देयर। Hydrated synthetic seed is produced by encapsulating somatic embryo with। जो हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड्स होती है, सिंथेटिक सीड्स को हम किस तरह से इन्हें हाइड्रेटेड जो रहेगी, राइट, उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्या इनकैप्सूल करते हैं एम्ब्रियो को।
सोडियम क्लोराइड से, कैल्शियम एलिग्नेट से, सोडियम एसिडेट से, या फिर कैल्शियम नाइट्रेट से। जनरली हम इसको करते हैं बाय कॉमनली कॉल्ड एज हाइड्रोजेल, है ना। हाइड्रोजेल का ही दूसरा नाम है स्टूडेंट्स कैल्शियम एलिग्नेट। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 2। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, पहले तो सोडियम प्राइमरीली लिया जाता है, सोडियम एलिग्नेट को, ये कंबाइंड होता है, ये सॉलिडिफाइड होता है किसके साथ में? ये सॉलिडिफाइड होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में, और बनाता है क्या? कैल्शियम एलिग्नेट। ठीक है। अब ये जो बन जाता है, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, एक तरह से ये आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म का काम करता है, जो कि एक तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट दिलवाता है फॉर दिस एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो वहां पर जो बन रहा है उसके लिए। ठीक है। तो इस तरह से ये हाइड्रेशन का काम करवा रहा है। तो हम करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन। ठीक है। इसके बाद में जस्ट अ मिनट, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, सिंपल है। हुकवर्म इन्फेक्शन कैन लेड टू, यदि हुकवर्म का इन्फेक्शन होता है तो क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, आयरन, विटामिन B6 या फिर फॉलिक एसिड। हुकवर्म क्या करता है स्टूडेंट्स? हुकवर्म के जो लार्वेज होते हैं हमारे इंटेस्टिनल वॉल में अटैच हो जाते हैं और ब्लड पे फीड करते हैं। ब्लड पे फीड करने के कारण क्या होता है? सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है, तो जिसके कारण ब्लड में आयरन का लेवल गिरने लगेगा। तो जो एनीमिया होगा वो आयरन डेफिशिएंसी होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2। गॉट इट? बहुत ज्यादा ये डेफिशिएंसी यदि बढ़ जाए, सीवियर केस होगा, तो बाद में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, mark the correct statement for antigenicity of molecule. Antigenicity, what is antigenicity? एंटीजन की जो प्रॉपर्टी है एंटीजेनिसिटी कहते हैं ना, तो इट इज एन एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू प्रोवोकेट इम्यून रिस्पॉन्स इन अ बॉडी, यानी किसी मॉलिक्यूल की एबिलिटी कि वो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोकेट कर सके, स्टार्ट कर सके। या फिर रेफर्स टू द बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी टू इट्स एंटीजन, या फिर एंटीजेनिसिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी आर सिनोनिम्स, एक ही है वो कह रहा है, और कह रहा है ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस। देखो, ऑल एंटीजेंस आर इम्यूनोजेंस गलत आएगा, क्योंकि हेप्टेन यहाँ पर एक ऐसा एंटीजन है जो कि इम्यूनोजेनिक नहीं है, इट इज नॉट इम्यूनोजन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी इम्यूनोजेंस है वो आपके एंटीजेंस है, लेकिन जो भी एंटीजेंस है सारे के सारे इम्यूनोजेंस है, जरूरी नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा। एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी आर सिनोनिम्स, दोनों सेम है नहीं। अभी मैंने कहा कि इम्यूनोजेनिसिटी सारे के सारे एंटीजेंस दे आर नॉट इम्यूनोजेंस, सो वी कैन नॉट से दैट दिस इज सेम। एंटीजेनिसिटी इज बाइंडिंग एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी टू एंटीजन, नहीं, एंटीजन को एंटीबॉडी से बाइंड करने को एंटीजेनिसिटी नहीं बोलते, इजंट इट? एंटीजेनिसिटी डेफिनेटली क्या है कि किसी मॉलिक्यूल, यानी किसी भी, जब भी हम किसी की बॉडी में यदि कोई जा रहा है पैथोजन, उसमें जो एंटीजन रहेगा, राइट, जब वो एंटर होता है तो उसको कोई एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करेगा, उसके साथ बाइंड करेगा, और जिसके कारण इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? जनरेट होता है, राइट। तो ये एंटीजेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो प्रॉपर्टीज के कारण वो क्या करता है? एंटीजेनिसिटी डेवलप करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। गॉट इट एवरीवन? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। ओके,
एपोप्टोसिस पाथवे के ऊपर दिख रहा है एक्सट्रिंसिक पाथवे, राइट? Which of the following protein acts as a death receptor that triggers the extrinsic pathway of apoptosis? Fast ligand, FAD, FAS या फिर प्रोकास्पेस 9। देखो बच्चों, दो तरह के पाथवे हम देखते हैं एपोप्टोसिस में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। यहाँ पर एक्सट्रिंसिक की बात हो रही है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम क्या देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे आपको TNF अल्फा और डेथ रेसेप्टर दिया, सिग्नल रेसेप्टर्स दिया यहाँ पर, है ना? फास्ट को हम लोग CD95 या फिर APO1 भी कहते हैं, जो कि आपका TNF रेसेप्टर फैमिली को बिलोंग करता है, और उसका जो लिगांड होता है वो होता है FASL, राइट? FAS जो मॉलिक्यूल होता है, लिगांड होता है उसका FASL, एम आई राइट? FAS और FASL का जो इंटरेक्शन होता है ये एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है, इसके कारण एपोप्टोसिस होता है, ये भी हमको पता है। FAS आके बाइंड करेगा उसके लिगांड से, राइट? अडेप्टेड प्रोटीन होता है वहां पर, राइट? दैट इज योर फैड, ये रिक्रूट होता है, फैड रिक्रूट होता है। फैड के बाद स्टूडेंट्स इफ यू रिमेम्बर दो डोमेन होते हैं, एक होता है डेथ डोमेन जिसको हम DD भी कहते हैं, और दूसरा होता है DED यानी डेथ इफेक्टर डोमेन, एम आई राइट? सिमिलरली जो फास्ट होता है FAS, ये भी शेयर करता है डेथ डोमेन को, राइट? सिमिलरली यहाँ पर TNF-R1 यदि जो दिया कभी रहेगा तो वो भी ध्यान में रखोगे कि वो भी डेथ रिसेप्टर का काम करता है। अब ये जब एक्टिवेट होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या करवाते हैं? प्रोकास्पेस 8 को कैस्पेस 8 में एक्टिवेट करवाते हैं, राइट? फिर कैस्पेस 8 से यदि मैं बात करूँ, इट डिपेंड्स अपॉन, देखो यहाँ पर आपका इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों आ जाता है, लेकिन एक्सट्रिंसिक ही देखो तो 8 से आपका क्या आएगा, राइट? प्रोकास्पेस आपका 8 एक बार एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करवाएगा स्टूडेंट्स? कैस्पेस 9 होगा क्या? नहीं, कैस्पेस 3, कैस्पेस 6, कैस्पेस 7, ये सारे एक्टिवेट होने के बाद में इट विल कॉज व्हाट? यहाँ पर डेथ, दैट इज इट विल कॉज द एपोप्टोसिस। आई थिंक दिस इज क्लियर। एक्चुअली ये वाले फिगर में आपको ये वाला इंट्रिंसिक बता रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया तो, है ना? और ये एक्सट्रिंसिक है, तो दोनों पाथवे दिखा है, बट एक्सट्रिंसिक में हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा है कि डेथ रिसेप्टर्स का रोल यहाँ पर कौन कर रहा है, तो फास्ट लिगैंड, फैड, FAS या फिर प्रोकास्पेस 9? नहीं, प्रोकास्पेस 9 तो नहीं रहेगा, सो इट कुड बी व्हाट? FAS we can say that, क्योंकि डेथ रिसेप्टर, राइट? FAS तो ये लिगांड है स्टूडेंट्स। फैड, अगेन फैड के पास में डेथ डोमेन होता है और दैट इफेक्टेड डोमेन होता है। यहाँ पर हम FAS ले सकते हैं, दैट इट कुड आल्सो शेयर द डेथ डोमेन, डेथ रिसेप्टर देयर, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन, with reference to normal ECG, the T wave is PQRST जो हम बोलते हैं, राइट? ECG में ये P, फिर ये QRS और फिर T है, इस तरह की कुछ दिखती है, एम आई राइट? तो ये T वेव क्या है वो पूछ रहा है शायद से। नेगेटिव इन ऑल स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्बलेट्स रिकॉर्डिंग caused by repolarization of apex and outer surface of ventricles, abnormal when normal sequence of depolarization does not occur, या फिर caused by depolarization। T wave स्टूडेंट्स क्या है? T wave is a repolarization wave, depolarization तो आएगा ही नहीं, yes, it is the repolarization wave, ventricles का जो repolarization होता है इससे caused होती है, so your correct answer will be what? Your correct answer is option number B. I think this is clear students. तो हमने इस तरह से कुछ क्वेश्चंस किए, डेफिनेटली आई होप इट वुड बी यूजफुल फॉर यू ऑल। देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, द कैपेबिलिटी ऑफ वर्टिब्रेट किडनी एंड प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन इज अ फंक्शन ऑफ,
हाइपरटोनिक यूरिन जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये इट इज फंक्शन ऑफ व्हाट, रिड्यूस फिल्ट्रेशन एट द ग्लोमेरुलस, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन एट बोमेन्स कैप्सूल, द लूप ऑफ एनले, या फिर एडिशन ऑफ वेस्ट मॉलिक्यूल इन द बोमेन्स कैप्सूल। क्या आ जाएगा? हाइपरटोनिक, दैट मीन्स जितना ज्यादा लूप ऑफ एनले रहेगा उतना ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा, isn't it? तो long loop of Henle, it would be the result there which will lead to this type. So आपका correct answer क्या आएगा? आपका correct answer आएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर द क्वेश्चन। यस, क्योंकि फिल्ट्रेशन कम होने से यू कैन नॉट गो विद हाइपरटोनिक। जितना ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, एट दैट टाइम यू कैन सर वाटर रीएब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? लूप ऑफ एनले में, राइट? So C will be the right answer. So I hope the session is going to be useful for you. हमने जो कुछ questions किए definitely आप लोगों को काम में आएंगे. So I am stopping over here students. Exams का जो फाइनल प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो और अच्छे से कीजिए, कुछ दिन है डेफिनेटली। थोड़े से शांत ढंग से पेपर सॉल्व करोगे, राइट? जब भी आप जा रहे हो तो एग्जामिनेशन सेंटर में आपके लिए फ़ायदा है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। सो डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन हाँ टाइम के हिसाब से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स करके आओ। इस तरह से बिल्कुल प्लानिंग करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यस, जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए इफ़ यू लाइक द सेशन, as well as share the link as much as possible, right? So bye students, take care.